नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। केबीएस का एग्ज़ाम हो चुका है और एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है आप लोग के द्वारा कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा और इसका इंटरव्यू कैसे कैसे होगा, किस तरीके से हम तैयारी करके जाएं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे, इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, डेमो टीचिंग अपना कैसे तैयार करें, तरह तरह का आपका सवाल बराबर मेरे पास आ रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पे डिटेल में आपको जानकारी देंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी, कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से कैरी करने हैं और अगर उन डॉक्यूमेंट में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे हम सुधार करवा लें। तो सबसे पहले अगर हम डॉक्यूमेंट आपको बता दें तो देखिए, आपको 10th 12th फिर आपका यूजी, आपका पीजी और आपका बीएड आपके पास, बीएड या बीटीसी आपके पास होना चाहिए। ये इतना डॉक्यूमेंट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। यूजी की अगर आप मार्कशीट लेके जा रहे हैं तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर यानी कि तीनों साल का आपको लेके जाना है। पीजी का अगर आप लेके जा रहे हैं तो आपको पहले साल और दूसरे साल यानी कि दोनों साल का मार्कशीट लेके जाना है, चाहे वो सेमेस्टर वाइज हो या फिर एक ही मार्कशीट आपको मिलता हो, आपको पूरा का पूरा कैरी करके जाना है। इन सब के साथ साथ आपको अपनी डिग्री भी लेके जानी है, डिग्री भी आपको लेकर जानी है, इस चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ आपका सीटेट भी होना चाहिए, सीटेट भी आपका होना चाहिए, ये भी आपको रखना है। तो ये इतने आपके जो है एजुकेशनल रिकॉर्ड्स हो गए जो कि आपको हर हाल में यहाँ पर लेके जाना है। इन सब के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने कोई कैटेगरी चूज किया है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे एससी वाले बच्चे हो गए, आपके एसटी वाले बच्चे हो गए, ओबीसी वाले बच्चे हो गए, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हो गए, इनके पास इनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट उस संबंधित डेट का होना चाहिए जिस समय वैकेंसी आई थी और वैकेंसी के क्लास में जो है उसके नोटिफिकेशन के आसपास का होना चाहिए, यानी कि जनवरी के आसपास का आपके पास बना होना चाहिए। अगर इसके बाद के डेट का है या इसके बहुत पहले के डेट का है तो उसके साथ एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको एफिडेविट चाहिए, तभी आपका वहां पर अप्रूवल मिलेगा, नहीं तो अप्रूवल नहीं मिलेगा, आपको जो है सीधे बाहर कर दिया जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इन सब के अलावा आपको और क्या चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड चाहिए, नोट करते जाइए, आधार कार्ड चाहिए, टीयर 1 का एडमिट कार्ड, टीयर 2 का एडमिट कार्ड, ठीक है, टीयर 1 का एडमिट कार्ड, टीयर 2 का एडमिट कार्ड और आपका जो रिजल्ट आएगा उसका एक स्कोर कार्ड आएगा, वो स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। स्कोर कार्ड आएगा या फिर उसका एक लिस्ट आएगा, ये आपके पास होना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें हो गई। 5 फोटो आपको चाहिए, 5 फोटो और प्लस जो आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म का जो है जिरॉक्स होना चाहिए, फॉर्म का भी आपके पास जिरॉक्स होना चाहिए। डोमिसाइल भी आप रख लीजिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप रख लीजिएगा, ठीक है। डोमिसाइल के साथ साथ अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप रख लीजिएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ साथ अगर आपका कोई एनओसी है तो उस एनओसी को भी आप यहाँ पे कैरी करके चलेंगे। तो इतने वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको हर हाल में यहाँ पर लेके जाने हैं और इसी पे जो है आपको अपना काम आगे बढ़ाना है। अब हम बात करते हैं, अब दूसरी चीज ध्यान देने वाली बात कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें 10th का हो गया, 12th का हो गया, यूजी, पीजी, बीएड या बीटीसी या सीटेट में कोई एरर है। जैसे मान लो कि नाम में ही कोई चेंज है कि जैसे आपका नाम 10th में कुछ और है, 12th में कुछ और हो गया है, यूजी पीजी में कुछ और है, बीएड में कुछ और है, या पिताजी के नाम में कोई त्रुटि हो गई है कि पिताजी का नाम 10th की मार्कशीट में कोई और है, 12th में कोई और है और यूजी और पीजी में दूसरा नाम हो गया है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि उस कंडीशन में एक एफिडेविट आपको बनवा लेना है, पहले इसको सुधार करवाना है। अगर ये तत्काल सुधार हो जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर सुधार नहीं हो पा रहा है तो इसके रिगार्डिंग भी एक एफिडेविट आपको प्रोफार्मा वाइज बनवा कर चलना है।
नहीं चलेंगे तो इसी के बेस पे आपका 10th के बेस पे आगे वाला मार्कशीट आपका नहीं लिया जाएगा और उसको खारिज कर दिया जाएगा। या आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है, जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि आधार कार्ड में उनका मिस्टेक है कि 10th वाले से आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, उसके बाद 10th का और आधार कार्ड का मिल रहा है लेकिन 12th का और यूजी पीजी का नहीं मिल रहा है, तो वहां पे मिसमैच की कंडीशन आ जाएगी। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान देंगे। या डिग्री के सर्टिफिकेट में कोई एरर है, इसको ध्यान देंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर कोई सर्टिफिकेट में कोई भी त्रुटि है, चाहे आपके नाम का त्रुटि है, चाहे पिताजी के नाम का त्रुटि है, तो इसको फौरन आप सही करवा लीजिए। इसको आप लाइटली मत लीजिएगा कि हम वहां जाएंगे और ओरल बोलेंगे तो वहां पे हमारा जो है चल जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा। ऐसा कहीं भी कोई सीन नहीं होने वाला है। तो इसको आप लोग जो है हार्डली लीजिएगा। अभी छुट्टियां चल रही हैं, समय है, तो इसको भी देख सुन के आप लोग सही करवा लीजिए। तो याद रखिएगा आपको क्या क्या लेके जाना है। 10th हो गया, 12th हो गया, यूजी हो गया, पीजी हो गया, बीएड या बीटीसी हो गया, आपका सीटेट हो गया, और आपका यूजी का डिग्री हो गया, पीजी का डिग्री हो गया, और बीएड का डिग्री हो गया। ये इतनी सारी चीजें, ये आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, अगर कोई आपकी कैटेगरी है। कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ 5 फोटो आपको लेके जाने हैं, और आपको जो आपने फॉर्म भरा है वो लेके जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। कोई अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है, और टीयर 1 और टीयर 2 का एडमिट कार्ड लेके जाना है, और स्कोर कार्ड यानी कि जो रिजल्ट आएगा उसका लिस्ट लेके जाना है। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर लेके जानी है। और डॉक्यूमेंट में आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड कंपलसरी है कि ये आपको लेकर जाना ही जाना है। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, हाथ से अपने लिख डालिए, और ये सब के सब आपको कैरी करके वहां पर लेकर जाना है। तो ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू इस बार क्या होने वाला है, सीन इंटरव्यू में कैसे क्या पूछा जा सकता है, कैसे इंटरव्यू के लिए अपने आप को हम प्रिपेयर करें, और क्या मतलब हो सकता है इसमें। तो देखिए इंटरव्यू जो इस बार आपका होगा वो होगा 100 नंबर का। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और 100 नंबर के इंटरव्यू में आपका ये 2 भागों में बटा होगा। एक आपका होगा डेमो टीचिंग होगा, और दूसरा आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू। डेमो टीचिंग और पर्सनल इंटरव्यू होगा, ये 100 नंबर का होगा। और यही 100 नंबर का जब आप इंटरव्यू देके आएंगे, इसके बेस पे और टीयर 2 का जो आपका मार्क्स है उसके बेस पे पूरा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 85 और 15 का रेशियो बनेगा। यानी कि इंटरव्यू में जो आप नंबर पाएंगे उसका 15% लेंगे, और आप जो रिटन में जो नंबर पाएंगे उसका 85% लेंगे। इन दोनों को जोड़ के जो है आपकी मेरिट बनाई जाएगी, और फिर उसी पे आपका सिलेक्शन होना है। लेकिन इस इंटरव्यू को बहुत लोग लाइटली ले रहे हैं कि हम इजीली जाएंगे, इंटरव्यू देके आएंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जो लोग लाइटली ले रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इंटरव्यू आपका जो है इस बार अगर कोई कंडक्ट कराएगा तो सीबीएसई कराएगा, ना केबीएस कराएगा, ना एनबीएस कराएगा, सीबीएसई कराएगा। और इसमें पूरा जो पैनल होगा वो केबी, एनबीएस और आपका सीबीएसई का पूरा पैनल वहां पर आकर बैठेगा। तो उस कंडीशन में इंटरव्यू भी इस बार आपका तगड़ा होने वाला है। नो डाउट कि बहुत आराम से हम जाएंगे कि एक पैनल आता है, उस पैनल को डील कर लेंगे, बता ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके प्रोफेसर तक के रैंक के जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो संस्थाएं हैं वहां से लोग मतलब आएंगे आपका इंटरव्यू लेने के लिए, ये कंफर्म है, ये मान के चलिए। तो इसको आप लाइटली मत लीजिएगा, हैवी लीजिएगा कि इंटरव्यू आपका इस बार तगड़ा होने वाला है। अब इंटरव्यू के लिए क्या करें, तो इंटरव्यू के लिए देखिए आप यहाँ पे कुछ नियम बना लीजिए। नियम ये बनवा लीजिए कि सबसे पहले डेमो टीचिंग वाला जो पोर्शन है इसको तैयार करने के लिए आप 3 जो है 3 लेसन प्लान आप तैयार कर लीजिए। 3 कोई भी टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। जैसे आपका अगर टीजीटी है या पीजीटी है या आप पीआरटी के हो तो कोई 3 ऐसे चैप्टर उठाइए जिसमें आप उन टॉपिक्स को अच्छे से आप पढ़ाने में माहिर हो, अच्छे से आप पढ़ा ले जा रहे हो, उनको आप तैयार कर लीजिए। जैसे कि मान लो कि एक टॉपिक जो है मीडियम रेंज का आप उठा लीजिए, ठीक है, एक थोड़ा सा हार्ड लेवल का उठा लीजिए, और एक थोड़ा सा इजी लेवल का उठा लीजिए। जैसे उसमें से आप पूरा लेसन प्लान देख लीजिए। एनसीईआरटी में
आपके चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है 3 टॉपिक आप उठा लीजिए। बहुत लोग एक ही टॉपिक लेके जाते हैं और ये सबसे बड़ा उनका डीमेरिट होता है कि सामने वाला बंदा बोल देता है कि अरे ये तो हर कोई पढ़ा लेता है, कोई दूसरा टॉपिक आप पढ़ाइए। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना है कि हमको 3 टॉपिक लेकर जाना है और उन 3 टॉपिक को अच्छे से हमको क्लियर आउट कर लेना है। ठीक है, अब उन 3 टॉपिक को आपको इस हिसाब से तैयार करना है कि 20 मिनट तक मतलब आप लगातार पढ़ा ले जाए, 15 से 20 मिनट तक आप लगातार पढ़ा ले जाए, आपको किसी बात का वहां पर दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। कुछ चीजें आपको बता दें, जैसे कि बोर्ड पे लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप बोर्ड पे लिख रहे हैं, जैसे मैं अभी मार्कर से लिख रहा हूं, मैं चाक से भी लिखता हूं, बोर्ड पे लिख रहे हैं तो वो सीधा जा रहा है कि आपका टेढ़ा जा रहा है, पहली चीज हो गई। और बोर्ड पे अगर कोई चीज इरेज करेंगे तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जिस हाथ से लिख रहे हैं उसी हाथ से वहां पे मिटाना चालू कर देते हैं। जैसे मान लो कि मैं इस हाथ से लिख रहा हूं तो मैं इसी हाथ से मिटा रहा हूं, ये गलत है। अगर मैं इस हाथ से लिख रहा हूं तो आपको हमेशा जो है अपने उल्टे साइड का हाथ यहाँ पे यूज करना है, इससे आपको मिटाना है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, बीएड में भी आपको बताया गया होगा। तो ये कुछ बातें हो गई। जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले वहां पे क्या करेंगे कि डेट डालेंगे। जैसे यहाँ पे आप ऐसे डेट डालेंगे, खाना पूर्ति करेंगे, डेट डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे। तो इतनी बातें ये बेसिक है जो आपको बताई जा रही है कि जब भी आपको जाना है वहां डेमो टीचिंग के लिए, जो आप 3 टॉपिक तैयार करके जाएंगे, आपको बोला गया कि जाइए आप पढ़ाइए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस बोर्ड पे जाने के बाद सबसे पहले आपको डेट डालना है, डेट डालने के बाद अपना सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट डालने के बाद जो है आप वो चैप्टर डालेंगे और उसके बाद टॉपिक का नाम लिख के आप पढ़ाना चालू कर देंगे। कोशिश कीजिएगा टॉपिक ऐसा उठाइएगा जो थोड़ा सा डायग्रामेटिक हो, जिसको एक्सप्लेन करने में मजा आता हो, कि जिसे उसमें आपका हाथ भी चले। जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैं देखा हूं टीजीटी पीजीटी में, कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके जाते हैं, उसको यहाँ पे बस लिख देंगे, लिख के उसको वहां पे बोलना चालू कर देंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, फिर बोलना चालू कर देंगे। ये चीज गलत होता है। टॉपिक ऐसा उठाइए कि जिसको आप वहां पे एक रफली आप बना भी लीजिए और एक्सप्लेन भी कर दीजिए। ठीक है, तो उस हिसाब से टॉपिक ले जाना कि जिसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंट भी कर दो और अच्छे से आप बोल भी दो। वो आपको ज्यादा मौका नहीं देंगे, मतलब वो मैक्सिमम आपको 15 मिनट का मौका देंगे। हो सकता है कि वो आपको 5 मिनट में ही बाहर कर दे, 5 मिनट के बाद कहें कि चलिए चलिए आ जाइए। तो इन चीजों का आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, हर कोई नहीं आपको बताएगा, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये हो गई डेमो टीचिंग वाली बात। उसके बाद इंटरव्यू जो आपका होगा, इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो इंटरव्यू में एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा कपड़ा मत पहनिएगा कि जो किसी के आंख में चुभे। जैसे बहुत लड़कियां होती हैं कि बहुत ज्यादा मेकअप वगैरह करके, या बहुत हैवी साड़ी पहन के, या बहुत मतलब होता है ना कि बहुत अलग तरीके से ड्रेसिंग सेंस उनका हो जाता है। इस तरह का ड्रेसिंग सेंस नहीं होना चाहिए। आप ओवरऑल एक टीचर बनने जा रहे हैं और आपका एक मेंटल लेवल है, तो उस मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है ड्रेसअप करके जाइएगा। जैसे अगर कोई लड़का जा रहा है तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि लाइट कलर का जो है पैंट आप लीजिएगा और उसके बाद जो शर्ट भी लीजिएगा वो हल्का सा लाइट से डार्क शेड में लीजिएगा। जूते जो होंगे वो आपके स्पोर्ट जूते नहीं चलेंगे, वो आपके पूरी की पूरी फॉर्मल जूते चलेंगे। और गर्ल्स को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी आप साड़ी आप लीजिएगा, साड़ी या सूट, तो एक वो लाइट कलर में लीजिएगा। ऐसा कलर ना हो कि जो आंखों में चुभता हो, या जो बहुत मतलब ये लगे कि यार ये तो बहुत रंगीन बन के आई है, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इंटरव्यू के टाइम में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सबसे ऊपर आपका सीवी होना चाहिए, सबसे ऊपर आपका सीवी होना चाहिए। और जो भी बात वहां बताइएगा एकदम खुल के बताइएगा। एक दिक्कत मैं बता दूं कि बहुत सारे जैसे जो नॉर्थ इंडिया साइड के जो बच्चे होते हैं उनका यहाँ पे रहता है कि सर मुझे इंग्लिश बोलने में जो है हेजिटेशन होती है, मैं फ्लुएंटली नहीं बोल पाता हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही वहां बोलना है, आप हिंदी में भी वहां कंफर्टेबल हो तो हिंदी भी आप बोल सकते हो। हिंदी इंग्लिश आप मिक्सअप लेके चलिएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही पूरा फ्लुएंट बोलना है,
या अगर आप हिंदी बोल दोगे तो आपका वहां डीमेरिट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में बोलिएगा, और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में बोलिएगा, और अगर आप दोनों में कंफर्टेबल हैं तो आप मिक्स करके आप बोलिएगा। ठीक है, आराम से बोलिएगा। किसी भी चीज का जवाब बहुत सहजता से दीजिएगा। जो आपका सीवी होगा वहां से वो पूछेंगे। आपका जो टॉपिक होगा कोई, जैसे मान लीजिए कि अगर आप पीजी के हो और आपने नेट वगैरह क्वालिफाई किया है या और हायर में आप गए हो, तो वो आपको थोड़ा सा मिसगाइड करेंगे या आपके मन को टटोलने का प्रयास करेंगे या आपको थोड़ा सा वो भटकाने का प्रयास करेंगे। तो जो भी चीजों का उत्तर दीजिएगा वो बहुत मतलब एथेंटिक रूप से दीजिएगा। जैसे कोई भी संस्था की आपको बुराई नहीं करनी है। जैसे वो बोलेंगे अरे केबी में आप क्यों आना चाहते हैं, आपको इधर भेज दिया जाएगा, असम के साइड भेज दिया जाएगा, साउथ भेज दिया जाएगा, क्या करेंगे आप? उससे बढ़िया आपकी स्टेट की जॉब है। अब आपका नेट निकला हुआ है, आप जाओ असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब करो। यहाँ कुछ है थोड़ी ना, क्या करेंगे आप जाके? तो वो आपको जैसे एक मतलब आपका वो मन टटोलेंगे कि आप वहां क्या बोल रहे हो। तो आपको उस हिसाब से बोलना है कि जैसे वहां पे अगले को खराब ना लगे। मतलब किसी संस्था की आपको बुराई नहीं करनी है। नहीं सर, और ये मेरा ड्रीम था कि मैं केवी में मैं काम करूं, और सर केंद्रीय विद्यालय तो अपने में एक बहुत ही अच्छा विद्यालय है, मेरा जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ना चाह रहा था। मतलब कुछ इस तरीके से आपको जवाब देना है कि उस संस्था के खिलाफ आप न बोलें। उनके मतलब राग में राग आपको नहीं आलापना है कि मतलब वो अगर किसी चीज को निगेटिव बोल रहे हैं तो आप भी निगेटिव बोल दीजिए। फिर वो आपका वहां पे लेवल चेक कर सकते हैं कि जैसे कोई एक चैप्टर आ गया, जैसे मान लीजिए कि जेनेटिक्स का ही कोई, मैं एक टॉपिक बता दे रहा हूं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही कोई टॉपिक आ गया या फिर डीएनए का ही कोई टॉपिक आ गया, तो उसमें वो आपको मिसगाइड करेंगे कि आप श्योर हैं कि साउथ वाले पे प्रोटीन ही डिटेक्ट होता है कि डीएनए उसमें डिटेक्ट होता है, आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानता हूं। मतलब वो गलत उत्तर को बार बार वो सही करने का प्रयास करेंगे। किसी भी टॉपिक में वो सही करने का प्रयास करेंगे कि नहीं और ये तो गलत है। तो आप जिस स्टेटमेंट में कायम रहना उस पे वहां पे ओके कर देना। जहां अगर नहीं समझ में आएगा तो उस चीज को क्या करना है कि सॉरी सर अभी रिकॉल में नहीं कर पा रहा हूं। ये मत बोलिएगा कि नहीं सर मुझे नहीं आ रहा है, बोलिएगा कि सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। जैसे कोई अगर क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्ट आपसे किया और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपको बहुत मतलब आराम से बोलना है कि सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। घुमाने का प्रयास मत करिएगा। जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि सामने वाला क्वेश्चन करता है तो उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, घुमाने का प्रयास करते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि सर मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सीधे मतलब आपको बोल के साइड हो जाना है। तो इस तरीके से आपको वहां पे इंटरव्यू फेस करना है। ध्यान दीजिएगा कि जो पैनल होता है इंटरव्यू में, वो पैनल अलग अलग क्षेत्रों से आता है और इसमें एक बहुत बड़ा पक्षपात भी होता है कि बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं उनको सबसे कम नंबर मिल जाता है और जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट होता है वो अच्छा नंबर पा जाता है। तो इस चीज का भी मतलब एक डिमेरिट रहा है केबीएस के इंटरव्यू में हमेशा से। तो ये देखिएगा कि जो पैनल है उससे आप बहुत सहजता से बात करिएगा। कहीं भी आपको हाइपर नहीं होना है या कहीं भी आपको इस तरीके से लैंग्वेज यूज नहीं करना है कि सामने वाले को खराब लगे। आपको रिस्पेक्टफुल्ली बात करनी है, सामने वाले को रिस्पेक्ट ही देना है। तो इस चीजों का ध्यान रखिएगा। और यही था, मैंने आपको बता दिया डेमो टीचिंग के बारे में और इंटरव्यू के बारे में। तो इतनी सारी चीजों को आप देख लीजिए और टॉपिक जो भी तैयार कीजिएगा, टॉपिक आप सारी तैयार कीजिएगा। ये ना रहे कि जो पहला दूसरा तीसरा टॉपिक तैयार कर रहे हैं वो एक सीक्वेंस से आपने तैयार कर लिया है। जैसे मान लो 1 से 5 चैप्टर है तो उसमें से एक टॉपिक निकाल लो, 5 से 10 चैप्टर है उसमें से एक टॉपिक निकाल लो, फिर 15 से 20 चैप्टर है उसमें से एक टॉपिक निकाल लो। तो एक रेंडमली मतलब निकालिएगा टॉपिक्स और उन टॉपिक्स को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर डालिए। जैसे अभी छुट्टी चल रही है तो आराम से एक बोर्ड ले लीजिए, घर पे पढ़ा के पूरी उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर डालिए। इससे होगा कि आपका इंप्रूव हो जाएगा और आपको जो है परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड और भी जानकारी हम आपको समय समय पे दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद।